हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का चैप्टर नंबर 4 परिवहन, संचार और व्यापार। इसमें हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में, जैसे कि माल कहीं ढुलाई होता है या फिर आदमी को एक जगह से दूसरा जगह जाना होता है। संचार के बारे में, जो कि आपको सूचनाओं का आदान प्रदान के बारे में। और व्यापार यानी कि किसी दो व्यक्ति अथवा दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार के बारे में। तो हम जानते हैं परिवहन या परिवहन किसे कहते हैं। परिवहन के बारे में देखते हैं अब हम लोग, परिवहन किसे कहते हैं। परिवहन में अब हम लोग देखते हैं परिवहन किसे कहते हैं। वस्तुओं तथा यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ही क्या कहलाता था, परिवहन कहलाता है। परिवहन एवं संचार क्षेत्र या राष्ट्र के विकास का आधार का काम करता है, यानी कि विकास का रीढ़ का काम करता है एक तरह से। परिवहन एवं संचार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा कहा जाता है। परिवहन एवं संचार के साधन व्यवस्था की धमनियाँ होता है एवं सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का ये रीढ़ होता है। अब हम जानेंगे परिवहन के प्रकार, यानी परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सड़क मार्ग द्वारा परिवहन होता है, जिसमें ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल चलता। फिर रेल मार्ग, फिर वायु मार्ग जिसमें जहाज़ और हेलीकॉप्टर वगैरह चलते हैं। पाइपलाइन मार्ग, इसमें ना लिक्विड चीज़ों का परिवहन किया जाता है, यानी द्रव्य चीज़ों का, जिसमें गैस हो गया और तेल हो गया, डीजल, तेल, पेट्रोल वगैरह का। सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सामान्य और सुलभ, यानी आसान और सुगम साधन है। 33 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत विश्व का सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में स्थान रखता है। लेकिन अब भारत में सड़कों की लंबाई और बढ़ गई है। ये तो 2007 और 8 का आंकड़ा है। अब हम जानेंगे भारत में सड़कों के विकास के बारे में। तो देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व देश में सड़कों का विकास के लिए नागपुर सड़क योजना के तहत प्रयास किया गया। स्वतंत्रता प्राप्त यानी कि आज़ादी के बाद के समय देश में लगभग 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची एवं 1.46 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें थीं। ठीक, देश में सड़कों की कुल लंबाई 1950 से 51 में 4 लाख किलोमीटर थी, जो कि 2000 से 2001 में बढ़ कर के 24 लाख किलोमीटर हो गई, जो कि अब 2006 से 7 में बढ़ कर के 33 लाख किलोमीटर हो गई। अब तो आपको जब वीडियो बन रहा था तो 2025 अब तो और बढ़ गया है। सड़कों के विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उल्लेखनीय है। ये सब योजनाएं चल रही है। अब हम जानेंगे सड़कों का प्रादेशिक वितरण, यानी कि किस राज्य में सड़क कितना है। देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। यहाँ पर लगभग 2,70,000 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य कौन है, तो लक्षद्वीप। यहाँ मात्र 1 किलोमीटर ही पक्की सड़क है। सड़कों की घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पर है। यहाँ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 387 किलोमीटर लंबी सड़क है। अब देखते हैं उत्तर भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व कहाँ है, तो पंजाब में है। 122 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर है सड़क। उत्तर पूर्वी राज्यों में इस दृष्टि से त्रिपुरा प्रथम स्थान पर आता है। यहाँ पर कितना है, 134 किलोमीटर लंबी सड़क है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व चंडीगढ़ में है। कितना है, तो 1176 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर भूमि पर सड़क है। पूरे देश में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व दिल्ली में है। यहाँ कितना है, 17,381 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर है। अब देखिए, सड़क योजना के द्वारा सड़कों को 4 भागों में या 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला राष्ट्रीय राज्य मार्ग, दूसरा राज्य मार्ग, तीसरा जिला सड़कें और चौथा ग्रामीण सड़कें। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय राज्य मार्ग के बारे में।
अब देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का देखरेख केंद्र सरकार करता है। जैसे कि देखिए, अब बिहार है, बिहार से दिल्ली जोड़ने वाली जो सड़क है वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाएगी, और उसका देखरेख कौन करेगा? तो केंद्र सरकार। देश में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनकी कुल लंबाई कितना है? 66,590 किलोमीटर। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2% ही राष्ट्रीय राजमार्ग है। देश का कुल यातायात का लगभग 40% यातायात कहाँ होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर होता है। यह देश का कुल सामान ढुलाई का 40% सामान ढुलाई राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, यानी कि नेशनल हाईवे 7, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर लंबा है। अब आगे हम देखते हैं GT रोड के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ट्रैंक रोड। अब देखिए, ग्रैंड ट्रैंक रोड के बारे में क्या कहा गया है कि इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था और शेर शाह सूरी उसको मरम्मत किए थे। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको कि शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। अब हम देखते हैं ग्रैंड ट्रैंक रोड के बारे में। ग्रैंड ट्रैंक रोड देश का सबसे पुरानी सड़कों में से एक है, और ग्रैंड ट्रैंक रोड शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। लेकिन कुछ जगहों पर लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था और शेर शाह सूरी के द्वारा मरम्मत करवाया गया था। ग्रैंड ट्रैंक रोड कोलकाता से अमृत तक है, शहर तक है। देखिए, कोलकाता से अमृतसर तक, यहाँ कोलकाता लिखा गया, कोलकाता में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ग्रैंड ट्रैंक रोड को अमृतसर से दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से, यानी कि NH1 के नाम से जानते हैं, तथा दिल्ली से कोलकाता तक इसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 यानी NH2 के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सड़क थी ना, जब पहले था तो ये पहले अमृतसर नहीं था, ये अफ़गानिस्तान से लेकर के ये बांग्लादेश तक ये फैला हुआ था, भारत के बंटवारा से पहले ये। अब हम जानेंगे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तो इसमें पहले हम जानेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। केंद्र सरकार द्वारा भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाली 6 लेन वाली लगभग 5,846 किलोमीटर लंबी सड़कों को स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा जाता है। इसको आप नक्शा के समय समझ लीजिएगा। देखिए, मैप में दर्शाया हुआ ना है कि देखिए, दिल्ली से है कहाँ तक? दिल्ली से उदयपुर, कानपुर, अहमदाबाद, पुणे, हुबली, बेंगलोर होते हुए ये कहाँ जा रहा है? ये कृष्णानगर, चेन्नई, विजयवाड़ा होते हुए जा रहा ना है। ये चारों तरफ देखिए, ये है चतुर्भुज की तरह मैप बन रहा है कि नहीं बन रहा चारों तरफ से, तो यही है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक, आप लोग अब इसको समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पूरब पश्चिम गलियारा। देखिए, पूरब से सिलचर तथा पश्चिम में पोरबंदर, जो कि गुजरात में है, जोड़ने वाली 3640 किलोमीटर लंबी सड़कों को पूरब पश्चिम गलियारा कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में। उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने वाली 4016 किलोमीटर लंबी सड़क को उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है। अब हम देखेंगे एक्सप्रेसवे के बारे में। देखिए, एक्सप्रेसवे जो है ना, सो विश्व स्तर का सड़क है। अल्प समय में अपने गंतव्य यानी कि जहां आपको पहुंचना वहां तक पहुंचने के लिए उद्देश्य से बनने वाली सड़कों को एक्सप्रेसवे कहा जाता है। इन पर चलने वाली गाड़ियों को अतिरिक्त टोल टैक्स यानी कि टैक्स देना पड़ता है। अब आधुनिक युग में भारत में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। मुंबई और पुणे राजमार्ग जो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है।
अब देखिए यहाँ पर पढ़ना आपको राज्य राजमार्ग, वैसा राजमार्ग जो राज्य में किसी स्टेट में बनाया जाता है या किसी राज्य के अंदर बनाया जाता हो और उसका निर्माण राज्य सरकार करेगी। तो देखिए राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को विभिन्न जिलों मुख्यालयों से जोड़ने का काम करती है। इन सड़कों का निर्माण एवं देखरेख का दायित्व राज्य सरकारों पर होता है और यह दायित्व राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग नहीं, सार्वजनिक नहीं, यहाँ पर होगा सड़क, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सड़क निर्माण विभाग द्वारा पूरा किया जाता है। देश में ऐसे सड़कों की कुल लंबाई कितना है, तो मात्र 4% ही है। अब हम जानेंगे जिला सड़कों के बारे में। जिला सड़कों को राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं शहरों को मिलाने का काम करती है। देश की कुल सड़कों में इनका हिस्सा कितना प्रतिशत है, तो 14% है। क्षेत्रीय विकास में इन सड़कों का विशेष महत्व है। इन सभी सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है। आगे हम पढ़ेंगे ग्रामीण सड़कों के बारे में। अब हम लोग देखते हैं ग्रामीण सड़कों के बारे में। ये सड़कें विभिन्न गाँवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। नाम से ही पता चल रहा है ग्रामीण है तो गांव में ही रहेगा। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों का 80% भाग शामिल है। इस सड़कों का विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि इसका भी विकास केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे सीमांत सड़कें। सीमावर्ती क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों को सीमांत सड़क कहा जाता है। युद्ध के समय में सीमांत सड़क के माध्यम से सीमा पर सैनिकों के लिए आवश्यक सामान और हथियार भेजा जाता है। अब देखिए सीमांत सड़क को बनाता कौन है, तो देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं BRO, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोलेंगे सीमा सड़क संस्था के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, अब देखिए सीमांत सड़क का निर्माण किसके देखरेख में किया जाता था, सीमा सड़क संगठन के देखरेख में। सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था, तो 1960 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे रेल मार्ग के बारे में। देखिए भारत में रेल परिवहन का शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चली थी। 1947-48 में रेल मार्गों की कुल लंबाई 54,000 किलोमीटर थी, जो कि अब बढ़ करके 2006 और 7 में कितना हो गया है, 63,327 किलोमीटर हो गया है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। 2 बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस एवं जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गया है। छोटे शहरों को महानगरों एवं बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलाई जा रही है और माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर एवं वैगन मालगाड़ियों में लगाई जा रही है। देखिएगा कि जो वैगन होता है ना, वो जो मालगाड़ी का जो डब्बा होता है ना, उसी को वैगन बोला जाता है। यहाँ कोई खाने वाला सब्जी नहीं समझ लेना, बैगन। हाँ, 31 मार्च 2006 तक भारतीय रेलवे में 44 भाप इंजन और 4,793 डीजल इंजन और 3,188 विद्युत इंजन काम कर रहे थे। ट्रेन की दुर्घटना को रोकने के लिए इंजनों में रक्षा कवच यानी ADC की व्यवस्था की गई है। 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा शुरू की है, यानी कि देश की आज़ादी से पहले है, यानी कि देश तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के मध्य 760 किलोमीटर लंबी कोकण रेल परियोजना के तहत रेल चलाई जा रही है। इस रेल मार्ग पर आपटा से मंगलोर के बीच में 92 सुरंग
1819 छोटे पुल तथा 179 बड़े पुल और 56 रेलवे स्टेशन हैं। इस रेल मार्ग पर 6.5 किलोमीटर लंबी रत्नागिरी के निकट सुरंग है। यह वर्तमान में देश की सबसे लंबी सुरंग है। कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सुविधा दी जा रही है। देखिए, अब तो बहुत जगह रेलवे मेट्रो सुविधा हो गया, जैसे कि लखनऊ हो गया, पटना में हो गया, चेन्नई हो गया और फिर उसके बाद जयपुर हो गया। बहुत जगह में अब रेलवे का मेट्रो का सुविधा हो गया। लेकिन जिस समय बुक लिखा गया था उस समय 2 ही जगह था, कोलकाता और दिल्ली में था। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील तथा महाराष्ट्र में डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही है। ये सब जो रेलगाड़ी है ना, पर्यटक के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है और ये महंगी रेलगाड़ियाँ हैं। इसका टिकट बहुत महंगा पड़ता है। पर्वतीय भागों में स्थित पर्यटक स्थलों तक पहुंचने के लिए तथा मनोरंजनपूर्ण यात्रा के लिए नैरो गेज एवं स्पेशल गेज वाली रेल चलाई जा रही है। इसमें शिमला, ऊटी, माउंट आबू, दार्जिलिंग इत्यादि रेल सेवाएं शामिल हैं। तो देखिए, जो नैरो गेज वाला जो ट्रेन होता है ना, रेलगाड़ी, उसको हम लोग टॉय ट्रेन के भी नाम से जाने जाते हैं। वो छोटा छोटा रहता है और बहुत देखने में सुंदर लगता है वो। रेल संपत्ति एवं रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी एवं आरपीएफ की व्यवस्था की गई है। 31 मार्च 2007 तक भारतीय रेल के पास 6,909 स्टेशन, 8,153 रेल इंजन और 45,360 गाड़ियाँ एवं 1,905 अन्य सवारी रेलगाड़ियाँ उपलब्ध थी। पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर रेल मार्ग नहीं है। भारतीय रेल प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली में से एक है। विश्व का सबसे अधिक विद्युतीकृत रेलगाड़ियाँ रूस के बाद भारत में ही चलती है। भारतीय रेल की सबसे अनोखी विशेषता जीवन रेखा का चलाया जाना है। यह 16 जुलाई 1991 से चलने वाली विश्व की पहली चलती फिरती रेलवे अस्पताल है। इस जीवन रेखा जो है ना रेलगाड़ी, उसमें ना लोगों का इलाज किया जाता है। कहीं कहीं स्टेशन पर रुक कर 1-2 दिन तक कैंप लगाता है वो रेलगाड़ी। अब देखिए, बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों का आवागमन के लिए DMU, EMU और मेमो रेल सेवाएं उपलब्ध है। देखिए, जैसे मुंबई लोकल रेलवे में इस तरह का रेलगाड़ी मिलेगा, या फिर बिहार में भी देखिएगा कहीं कहीं जो बड़ा बड़ा जो गेट वाला ट्रेन होता है, जो कि पैसेंजर ट्रेन होता है, इसी तरह का ट्रेन होता है। प्रतिदिन लगभग 1.4 करोड़ यात्रियों की यातायात की सुविधा भारतीय रेल देता है। 1950 से 51 में भारतीय रेल यात्रियों की संख्या अब 1 अरब 28 करोड़ 40 लाख थी, जो कि 2006 से 7 में बढ़ करके 72 अरब 46 लाख हो गया। यहाँ टन में नहीं होगा, यात्री संख्या में होगा। 72 अरब 76 करोड़ हो गया। ठीक, अब देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे को 16 क्षेत्रों में बांटा गया, यानी कि 16 जोन में बांटा गया है। देश का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र उत्तर रेलवे है तथा सबसे छोटा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पाइपलाइन के बारे में। तो देखिए, भारत में पाइपलाइन मार्ग से तेल एवं प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। पाइपलाइन बिछाने के लिए स्टील की पाइप को बिटुमिन के परत से ढक दिया जाता है। फिर उसके ऊपर ग्लास फाइबर की परत चढ़ा दी जाती है ताकि पाइप में जंग न लगे और वो पाइप वो सुरक्षित रहे। उन्नीस सौ 85 ईस्वी में तक पाइपलाइन का कुल लंबाई कितना था या विस्तार कितना था, तो 6535 किलोमीटर। और 2004 में बढ़कर कितना हो गया, 18,546 किलोमीटर हो गया है।
अब देखिए, भारत में पाइपलाइन को दो भागों में बांटा गया है। पहला कच्चा तेल पाइपलाइन, जिसमें देखिए क्रूड ऑयल वगैरह आता ना है जो बाहर से आता है वो, और दूसरा तेल उत्पादन पाइपलाइन, जो कि तेल को रिफाइन करके रिफाइनरियों से भेजा जाता है, जैसे डीजल तेल, पेट्रोल वगैरह। अब देखिए, गैस पाइपलाइन में देखिए क्या होता है, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, और फिर एचबीजे पाइपलाइन। अब हम लोग देखेंगे एचबीजे पाइपलाइन के बारे में। अब देखिए, एचबीजे पाइपलाइन ये गुजरात के हाजीपुर से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक 1730 किलोमीटर लंबा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन है। इसे ही एचबीजे गैस पाइपलाइन कहा जाता है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गैस पाइपलाइन का संचालन करता है। अब हम लोग देखते हैं वायु मार्ग के बारे में, यानी वायु मार्ग से परिवहन। देखिए, देश में वायु परिवहन का आरंभ 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी का उड़ान से हुआ था। 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई थी, और इंडियन नेशनल एयरवेज का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल एयरवेज का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। उन्नीस सौ 47 ईस्वी के आरंभ में देश तक में कुल 21 विमान कंपनियां वायु परिवहन का कार्य कर रही थी। वायु परिवहन में विकास के लिए विमान परिवहन जांच समिति 1950 ईस्वी में गठित की गई थी। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में कर लिया गया। आंतरिक या घरेलू वायु परिवहन सेवा का भार इंडियन एयरलाइंस तथा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवा का भार एयर इंडिया को सौंपा गया। यानी कि एक कंपनी को दो भागों में बांट दिया गया। जो घरेलू वायु परिवहन है उसको इंडियन एयरलाइंस देखेगा, नहीं, हाँ, इंडियन एयरलाइंस, और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन की सेवा का भार कौन करेगा, एयर इंडिया देखेगा। भारतीय विमान निगम का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में बनाया गया है। इंडियन एयरलाइंस का पूरा नाम क्या है, तो इंडियन था, पहले इंडियन था। भारत में हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा 1985 से दी जा रही है। हवाई अड्डों का नियंत्रण, विकास एवं प्रबंधन तथा विमानन क्षेत्र के सभी अन्य कार्यों के लिए 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। देश में लगभग 450 हवाई अड्डे हैं, और इनमें 12 हवाई अड्डे जो हैं सो अंतर्राष्ट्रीय है। अब तो और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये 2007 और 8 का आंकड़ा है। अब हम लोग देखते हैं निजी क्षेत्रों के प्रमुख एयरलाइंस के बारे में, जैसे कि निजी कंपनियां जिनके पास हवाई जहाज़ की सुविधाएं देते हैं या हवाई यात्रा की सुविधा देते हैं। देखिए कौन कौन है, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, फिर हो गया डेक्कन विमानन, गो एयरवेज, किंग फिशर एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज, इंटरग्लोब एविएशन। देश में माल वाहक यानी कि माल ढुलाई करने के लिए सेवा संचालित करने के लिए ब्लू डार्ट विमानन नाम का एक निजी मालवाहक कंपनी कार्य कर रही है। 86 कंपनियों के पास गेट निर्धारित उड़ान को संचालित करने के लिए परमिट है, यानी कि 86 कंपनी है जो देश में वायु सेवा को दे सकती है। देखिए, ANCIL अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराती है सेवा, विमान की सेवा, ठीक। भारत का 130 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता, यानी कि 103 देशों के विमान भारत में लैंड करेंगे और भारत से उड़ान भर सकते हैं, और भारत भी 103 देशों में अपना विमान को लैंड करेगा, वहाँ पर उड़ान भर सकता है। अब हम लोग देखेंगे जल मार्ग के बारे में। तो देखिए, जल मार्ग दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक जल मार्ग और एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक। अब देखते हैं, भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौ संचालन मार्ग हैं।
अब ये किस तरह का, ये आंतरिक है, यानी कि जो देश के अंदर जो होता है उसको आंतरिक नौ संचालन कहते हैं, जहाँ लगभग प्रति वर्ष 5 करोड़ टन की माल ढुलाई की जाती है। 5 करोड़ टन माल की ढुलाई की जाती है। भारत में पहली बार 1806 ईस्वी में दक्षिण भारत का बकिदम नहर बनाकर इसे कन्नौर नहर से मिलाते हुए गोदावरी और कृष्णा नदी से जोड़ा गया और 720 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाया गया। 1952 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश को रखा गया। किसको? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश को। 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग की स्थापना कब की गई? तो 27 अक्टूबर 1986 को। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जल मार्ग के विकास, रखरखाव और नियम की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में है एवं क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोच्चि और शाखा कार्यालय कहाँ है? तो क्षेत्रीय कार्यालय और शाखा कार्यालय अलग अलग होता है। शाखा कार्यालय इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का, कोल्लम में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था कहाँ है? तो पटना में है। अब हम लोग देखते हैं, भारत में 5 राष्ट्रीय जल मार्ग है। इन सबों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 620 किलोमीटर लंबा ये है। अब राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 सदियों से धुवारी तक 1891 किलोमीटर लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है। इसका उपयोग भारत और बांग्लादेश दोनों एक साथ यानी साझेदारी से करते, एक साथ मिलकर के करते हैं। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3 कोल्लम से कोत्तापुरम 205 किलोमीटर लंबा यह जल मार्ग चंपाकरा और उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिमी तट नहर में विकसित है। अब देखते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 गोदावरी कृष्णा नदियों के सहारे 1095 किलोमीटर फैली जल मार्ग है। पुद्दुचेरी काकीनाडा नहर के सहारे यह जल मार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में फैला है। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 5 के बारे में। तो यह उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनासमतई नदी, ब्रह्मणी नदी एवं महानंदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग की दृष्टि से भारत के पास 7517 किलोमीटर लंबा समुद्र तट उपलब्ध है, जिसके सहारे 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह विकसित किए गए हैं। देश का लगभग 90% व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों से होता है। व्यापारिक जहाजरानी बड़े होने के यानी कि विश्व में बड़े जहाज वाली जो कंपनियां उनकी संख्या में दृष्टि से 20वां स्थान पर है। भारत क्या स्थान पर है? भारत की जहाजरानी विश्व का 20वां स्थान पर है। भारत में निम्न 12 बड़े बंदरगाह तो देखते हैं। भारत में बड़ा 12 बंदरगाह कौन कौन है? तो मुंबई है, कहाँ? महाराष्ट्र में है। नवसेवा है तो महाराष्ट्र में है। कोलकाता, हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन कहाँ? तमिलनाडु में है। कांडला गुजरात में। कोच्चि केरल में स्थित है। इंदौर तमिलनाडु में स्थित है। और देखिए, पारादीप उड़ीसा में स्थित है। अब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। मुर्मुगांव गोवा में स्थित है और मंगलौर कर्नाटक में स्थित है। अब हम लोग तो पढ़ लिए परिवहन के बारे में। अब हम जानेंगे संचार के बारे में। तो देखिए, संदेशों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। संचार का प्रमुख साधन क्या क्या है? देखिए, टेलीफोन, डाक सेवा, टेलीग्राम, फैक्स, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं,
ईमेल संचार का सबसे सुलभ और सुगम साधन है। और एक मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा प्रचलित साधन है जो संचार का है। तुरंत घंटी बजाइए, कोई भी बात कहना है कह दीजिए। अब देखिए डाक सेवा। देखिए भारत में 1837 में डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। और भारत डाक विभाग का स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। देखिए डाक सेवा यानी कि चिट्ठी भेजने का शुरुआत तो 1837 में हुआ था, लेकिन जो डाक विभाग है उसका स्थापना 1854 में किया गया था। डाक विभाग वर्तमान समय में स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, डाटा पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट, ई पोस्ट, बिल पोस्ट के अलावा डाक सेवा, बैंक तथा जीवन बीमा संबंधी कार्ड भी जारी करने लगा है। आजकल देखते हैं कि डाक में भी होता है बीमा, और डाक में खाता वगैरह भी आजकल खुलने लगा है, डाक में पैसा भी जमा होने लगा है। डाक देश में डाक को 8 नहीं 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 6 नहीं, डाक को 8 ही क्षेत्रों में बांटा गया है। इसको चैनल है ना, तो 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। डाक को 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। पिन कोड। अब देखिए पिन कोड 6 अंकों का होता है। 6 अंकों के पिन कोड का पहला अंक जानने के बाद के 2 अंक को आप अप जॉन के लिए और अंतिम 3 अंक गंतव्य जहाँ डाकघर निर्धारित के लिए पाया जाता है। जैसे बिहार और झारखंड का पिन कोड संख्या 8 में है। जैसे कि हमारे यहाँ का पिन कोड है 82 41 18। तो देखिए ये 8 है पहले, तो किसका है? तो बिहार का है, और यही अंक रहेगा 8 पहले, तो झारखंड चाहे बिहार का, किसी को दोनों में से कोई का हो सकता है। अब देखिए डाक विभाग में डाक के 6 चैनल हैं। पहला चैनल कौन सा है? राजधानी चैनल। नई दिल्ली में 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए डाक सेवा उपलब्ध है, जिसके लिए पीले रंग का पत्र पेटियों का प्रयोग में लाई जाती है। अब दूसरा देखेंगे हम लोग मेट्रो चैनल। अब देखिए मेट्रो चैनल में कौन है? बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एवं हैदराबाद के लिए डाक सेवा उपलब्ध है। इन स्थानों के लिए अंकित पिन कोड वाले डाक पत्रों को नीले रंग वाली पत्र पेटियों में डालना चाहिए। अब तीसरा है ग्रीन चैनल। स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग तली वाली पत्र पेटी में डाला जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। दस्तावेज चैनल की जगह भी ग्रीन चैनल यहाँ पर लिखा गया था। समाचार पत्रों के लिए विभिन्न पत्रिकाओं भेजने के लिए यह डाक सेवा है। अब इसे क्या कहते हैं? दस्तावेज चैनल। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं भारी चैनल। यह डाक सेवा बड़े व्यावसायिक संगठनों और डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। अब आ गया है व्यापार चैनल। यह डाक सेवा छोटे व्यापारिक संगठनों के लिए और संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। तो क्या है? व्यापार चैनल। यह डाक सेवा छोटे व्यापारिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए। अब हम लोग जानेंगे दूर संचार के बारे में। तो देश में लगभग 26 करोड़ वायरलेस फ़ोन उपभोक्ता हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि तार तो लगता नहीं है, उसमें वायरलेस होता है, बिना तार का होता है। मोबाइल फ़ोन सर्वाधिक प्रचलित संचार साधनों में से एक है। दूर संचार के मामले में भारत एशिया में प्रथम और विश्व में 10वां स्थान रखता है। अब हम लोग जानेंगे रेडियो के बारे में। तो देखिए भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई के द्वारा शुरू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार दे चुका है ऑब्जेक्टिव में। 1930 में रेडियो सेवा को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो तथा 1957 में आकाशवाणी नाम रख दिया गया। यानी कि रेडियो का नाम बार बार बदलते जाया गया। 1930 में क्या रखा गया? रेडियो सेवा ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। और 1936 में क्या रख दिया गया? इसको बदल करके ऑल इंडिया रेडियो। और फिर उसको नाम बदल करके 1957 में आकाशवाणी रख दिया गया। आज भी आप लोग रेडियो सुनते होंगे तो आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी रांची से सुन रहे, इस तरह से सुनते होंगे। वर्तमान में रेडियो प्रसार भारती के तहत कार्य कर रही है।
अब हम लोग जानेंगे टेलीविज़न के बारे में। तो भारत में टेलीविज़न सेवा 1959 में आरंभ की गई थी। 1976 में टेलीविज़न को दूरदर्शन नाम दिया गया। अभी भी आप देखिए कि चैनल चलता है दूरदर्शन नाम से। टेलीविज़न पर रंगीन प्रसारण 1982 में एशियाई खेल के दौरान शुरू किया गया था। पहले था ना कि ब्लैक एंड वाइट चलता था। एक पहले आप लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी देखे होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहा होगा। अब तो नहीं, आजकल के बच्चे नहीं देखे होंगे, लेकिन हम लोग देखे थे। पहले जो टीवी था ना, वो बैटरी से भी चल जाता था। अब देखिए समाचार पत्र। देश में लगभग 65,000 पत्र पत्रिकाएँ छपती है और इसमें से सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएँ हिंदी भाषा में छपता है, लगभग 25,000। अब इसका कारण है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो हिंदी। देखिए अब व्यापार। तो देखिए व्यापार में थोड़ा सा हर जगह मेरा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, जो कि इस समय अभी सुधारना संभव नहीं है। देखिए, दो व्यक्तियों, राज्यों अथवा देशों के बीच होने वाले सामानों एवं सेवाओं का क्रय एवं विक्रय को क्या कहता है? व्यापार कहा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अब देखिए हम लोग आयात किसे कहते हैं? तो दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाना आयात कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं निर्यात किसे कहते हैं। तो देखिए अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजना निर्यात कहलाता है। व्यापार संतुलन। तो देखिए आयात और निर्यात का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता है तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। जैसे कि देखिए अब हम लोग आयात कम करेंगे और निर्यात ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा पैसा का हम सामान बेचेंगे और कम पैसे का सामान खरीदेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे होगा? पूंजी बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचेगा। तो इसको क्या कहते हैं? अनुकूल व्यापार संतुलन। और ये व्यापार तो फ़ायदे वाला व्यापार हो गया। अब प्रतिकूल व्यापार। तो क्या होता है ना कि जब आयात की तुलना में निर्यात कम होता है, यानी कि ज़्यादा पैसा के, यानी 100 रुपये का सामान ले रहे हैं और 80 रुपये का बेच रहे हैं, तो हमको 20 रुपये का घाटा होगा कि नहीं होगा? तो इसे कहते हैं प्रतिकूल व्यापार संतुलन। और जो बीच में जो घाटा हो रहा है उसी को हम लोग व्यापार घाटा भी बोलते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो देखिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950 से 51 में 1214 करोड़ रुपए का था, जो कि 1990 से 91 के बीच 75,751 करोड़ रुपए का हो गया, जो कि 2007 से 8 में बढ़ कर के 16,05,022 करोड़ रुपए का हो गया। अब देखिए भारत के कुल निर्यात का 51.54% निर्यात ओशियाना को हुआ। ओशियाना देखिए बहुत सारे देशों का समूह है। इसके बाद यूरोप को 22.99% और अमेरिका को 17.40%। उसी अवधि में भारत का आयात एशिया और ओशियाना से 65.52% रहा। इसके बाद यूरोप से आयात 19.97% और अमेरिका से 9.05% रहा। अब देखते हैं भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में से कौन कौन सी है। तो देखिए इंजीनियरिंग की सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न, आभूषण, रसायन एवं उससे संबंधित उत्पाद, बस्तर, कृषि से संबंधित उत्पाद, आयास के एवं खनिज तथा अन्य सामान शामिल हैं। भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं जो भारत दूसरे जगह से खरीदता है, तो पेट्रोलियम एवं उससे संबंधित उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, उर्वरक, रसायन, अलौह धातुएं और अन्य सामान शामिल हैं। भारत एशिया का पहला देश है जो कि निर्यात सांद्रण में निर्यात संसाधन क्षेत्र की महत्व को पहचानना है।
एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया है। भारत में कुल 8 निर्यात क्षेत्र हैं। अब देखिए भारत के विशेष 8 आर्थिक क्षेत्र हैं। देखिए कांडला और सूरत गुजरात में स्थित है, सांता क्रूज महाराष्ट्र में स्थित है, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, कोचीन केरल में स्थित है, फाल्टा पश्चिम बंगाल में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अब आगे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। अच्छा, अब देखिए सवाल क्या है कि बिहार की पहले रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी। देखिए भारत का नहीं पूछ रहा है, बिहार का पूछ रहा है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा जा चुका है। तो ईस्ट इंडिया रेलवे पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो महाराष्ट्र। अब आगे का क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। 2018 में। ये 1986 में किया गया था। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ये कब हुआ था, तो 1986 में। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा है, तो जल है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यह है मुंबई। इनमें से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो राजमार्ग संख्या 7 यानी NH 7 स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो किस चीज़ से संबंधित है, तो सड़क मार्ग से। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब तो बहुत जगह है, लेकिन बुक के हिसाब से तो दिल्ली, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। अब तो हो गया आपका पटना, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, बहुत जगह हो गया है। अब देखिए पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, हाजीपुर में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, तो भारत में। और भारत में कहाँ था, कांडला। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, तो 1854 में। डेक्कन एडेंसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो महाराष्ट्र में। ये सवाल भी कब पूछा गया, तो 2021 में। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। 2021 में ये भी सवाल पूछा गया है, तो उत्तर रेलवे क्षेत्र। राष्ट्रीय जल मार्ग एक है, कौन सा है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। 2022 में एक भी क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन है, तो जल परिवहन। मुरुमुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया है, तो कहाँ है, तो गोवा में है। अब देखिए अगला सवाल, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है, तो कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। ये भी क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं गुजरता है। भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, तो कहाँ है, तो मेघालय। आप देखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ये 2022 का पहला पाली में भी और दूसरी पाली में भी पूछा गया है, तो 1953 में। आप सोचिए कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया, तो नई दिल्ली। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके आकाशवाणी कब किया गया। ये भी सवाल 2022 में पूछा गया है, 1957 में किया गया था। ठीक, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, कांडला में, जो कि कांडला कहाँ है, तो गुजरात में है। अब देखिए फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ये सवाल 2022 में भी पूछा गया और 2023 में भी, तो पश्चिम बंगाल में भी। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर पूर्वी रेल क्षेत्र। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मुंबई में। अब देखिए
कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये भी 2023 में पूछा गया है, तो तमिलनाडु में। निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? 2024 में पूछा गया है, तो इंदौर। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो पूछा गया है ना वो बाद में फिर से पूछा जा सकता है। ये मत सोचिए कि एक बार पूछ दिया तो दोबारा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन भी तो बनाएगा तो बुक ही से ना, बुक से फालतू थोड़ी क्वेश्चन कोई बनाएगा। अब आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? ये 2024 में पूछा गया है, फल्टा। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया गया है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। निम्न में से कौन पतान पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो मरमा गाँव। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? यानी कि नेवी का जहाज, यानी कि लड़ने वाला पानी का जहाज। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, तो मंझगांव डॉकयार्ड। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इलाहाबाद। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो 1936 में रेडियो क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा। ये 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अब अगला सवाल, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो देखिए ये 2024 में पूछा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक होकर के 2004 हो गया है। तो ये महाराष्ट्र में। इनमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? तो परिवहन है, संचार है और व्यापार है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे प्राचीनतम राज्य मार्ग है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड। दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राज्य मार्ग निम्नलिखित में से कौन है? तो NH2 इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, या नेशनल हाईवे नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 3.88 लाख किलोमीटर। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 या NH7। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या किन दो शहरों को जोड़ती है? तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में कन्याकुमारी। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। अब आपका अगला सवाल है, देश की कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो ग्रामीण सड़क का, क्योंकि इसमें 80% भागीदारी ग्रामीण सड़कों का है। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 228। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किस लेन वाली सड़कों की संख्या सबसे अधिक है? तो 2 लेन वाली सड़कों की संख्या सबसे अधिक है। आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज होगा। त्रिभुज, हाँ त्रिभुज। चतुर्भुज तो सड़कों का वर्ग है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से कौन शहर में नहीं जोड़ता? तो गुवाहाटी। आप मैप में भी देख लीजिएगा, पीछे हम पढ़ाए थे। निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? तो सिलचर और पोरबंदर। पूरब में सिलचर और पश्चिम में पोरबंदर। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेसवे किस परिवहन से संबंधित है? यानी कि एक्सप्रेसवे किस तरीके का ढोला जाता है? तो एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलता है, ट्रक सड़क है, तो ये सड़क परिवहन से संबंधित है। एक्सप्रेसवे एक तरह का सड़क ही ना है, आधुनिक सड़क है खाली। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन है? तो मुंबई पुणे राजमार्ग। ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो ये गलत क्वेश्चन है, अब इसका उत्तर भी गलत है। ठीक, ये टाइपिंग एरर के वजह से ऐसे हो गया था। अब आपका सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है? तो लेह मनाली मार्ग। सीमा सड़क संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1960 में। भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया? तो 1853 ईस्वी में। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारतीय रेलवे को प्रशासनिक दृष्टि से
यह प्रशासन की सुविधा के अनुसार कितने क्षेत्रों में या कितने जोन में बांटा गया था? 16 क्षेत्रों में या 16 जोन में। कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो पश्चिमी घाट। भारत के निम्न में से किस शहर में मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं? अब तो हो गया, पहले चेन्नई। अब चेन्नई में भी मेट्रो हो गया है, पहले नहीं था। अब बहुत सारे शहरों में हो चुका है मेट्रो सेवा। भारत में मोनो रेल सेवा सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो मुंबई में। अब देखिए, भारत में मोनो रेल सेवा के प्रारंभ कब की गई? तो 2 फरवरी 2014 को। 1914 नहीं सर। मोनो रेल कितनी पटरी पर चलने वाली रेल है? तो एक पटरी पर। देखिए, मोनो रेल है ना, से एक पटरी पर लटक के चलती है। बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.676 मीटर। अब आपका सवाल है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरियों को घटाता है? अब कौन सा साधन है जिसमें वाहन का इस्तेमाल नहीं होता और बहुत तेज़ी से होता है और देरी को घटा देता है? तो पाइपलाइन। देखिए, पाइपलाइन में गैस या फिर तेल वगैरह को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे तो बहुत तेज़ी से वो जाता है, परिवहन करता है। अब इसमें क्या है ना कि परिवहन का लागत भी बहुत कम लगता है, लेकिन इसको शुरू में बनाने में ज़्यादा पैसा खर्च होता है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो महाराष्ट्र। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? 2008 में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो पालम हवाई अड्डा। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है? तो जलमार्ग। अब आपका सवाल है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित से कहाँ नहीं है? तो कानपुर में नहीं है। भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था? 5। जलमार्ग 1, जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत को किन 2 शहरों के मध्य स्थित है? तो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में। अब अगला सवाल है, इनमें से कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो जबलपुर। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 12। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पूरा गहरा है, जिसके कारण वहाँ पर न बड़े बड़े जहाज आसानी से आकर के रुकते हैं और वहाँ से माल उतरते हैं। भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है? तो कोचीन। इंदौर पतन किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला। कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। भारत की स्पीड पोस्ट जो डाक सेवा थी कब शुरुआत की गई थी? तो 1986 में। संदेश भेजने का सुलभ और सुगम साधन क्या है? तो आज के दौर में टेलीफोन है या मोबाइल फ़ोन। अब देखिए, आपका अगला सवाल जो कि गलत है, सेवाएं कब आरंभ हुई? ये कौन सी सेवाएं कब आरंभ हुई? ये तो लिखा हुआ नहीं है। भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ? तो 1923 ईस्वी में। भारत में आकाशवाणी के कितने कुल केंद्र हैं? तो 403 केंद्र हैं। भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब से शुरू हुआ? तो 1982 ईस्वी से। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो कांडला। कांडला कहाँ है? तो गुजरात में है। अब हम लोग देखते हैं आगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। भारत में सड़कों का प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। ये सवाल 2013 और 2018 में पूछा जा चुका है, यानी कि कौन से राज्य में कितना सड़क है। तो देखिए, पक्की सड़कों की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र पहला स्थान पर है। अब पक्की सड़कों में सबसे कम लंबाई वाला राज्य लक्षद्वीप है, क्योंकि वहाँ 1 ही किलोमीटर सड़क है। सड़कों का घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व चंडीगढ़ में है। अब पूरे देश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस देश कहाँ है? तो दिल्ली में है।
अब आपका सवाल है, भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ये सवाल 2012, 2015 और 2019 में पूछा गया है। तो भारतीय रेलवे की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारतीय रेल प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। ठीक, विश्व की सबसे अधिक विद्युतीकृत रेलगाड़ियाँ रूस के बाद दूसरे नंबर पर भारत में चलती है। 2 बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एवं जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। छोटे शहरों को महानगरों एवं बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलाई जा रही है। अब तो तेजस और वंदे भारत जैसी भी गाड़ियाँ चलाई जा रही है। माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर एवं बैगन मालगाड़ियों में लगाया जा रहा है। बैगन यानी कि जो बोगी होता है ना माल ढोने वाला, उसको, यानी खाने वाला बैगन नहीं। अब आपका सवाल अगला, देखिए, अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय ने यात्री बीमा योजना शुरू की। रेल संपत्तियों एवं रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए GRP एवं RPF की व्यवस्था की गई है। 31 मार्च 2007 तक भारतीय रेल के पास 6,909 स्टेशन, 8,153 रेल इंजन और 45,360 गाड़ियाँ और 1,905 अन्य सवारी गाड़ियाँ उपलब्ध थी। पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ रेल मार्ग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो अब आप लोग को क्या पढ़ना है, भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षेप में विवरण दीजिए। इस सवाल का जवाब देना है। तो डाक विभाग में डाक के 6 चैनल हैं। तो देखिए, पहला राजधानी चैनल, इस नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए डाक सेवा उपलब्ध है, जिसके लिए पीले रंग की पत्र पेटियों को प्रयोग में लाया जाता है। मेट्रो चैनल, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के लिए डाक सेवा उपलब्ध है। इन स्थानों के लिए अंकित पिन कोड वाले डाक पत्रों को नीले रंग वाली पेटियों में डालना चाहिए। अब तीसरा नंबर पर है ग्रीन चैनल। स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग तली पत्र पेटी में डाला जाता है। अब चौथा है दस्तावेज चैनल। समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए डाक सेवा उपलब्ध है। अब है भारी चैनल। यह डाक सेवा बड़े व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। व्यापार चैनल, यह डाक सेवा छोटे व्यापारिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। अब आगे का सवाल है कि भारत की निर्यात एवं आयात वाली वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न, आभूषण, रसायन एवं उससे संबंधित उत्पाद, वस्त्र, कृषि से संबंधित उत्पाद, अयस्क एवं खनिज तथा अन्य पदार्थ शामिल हैं। भारत को आयात करने वाली वस्तुएं जो भारत दूसरे जगह से लाता है, तो पेट्रोलियम एवं उससे संबंधित उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, उर्वरक, रसायन, अलौह धातु एवं अन्य सामान शामिल है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में लिखे 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत में 5 राष्ट्रीय जल मार्ग है। तो देखिए, पहला देखते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में 1620 किलोमीटर लंबाई में फैला है। अब देखिए, 1620 किलोमीटर है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितना किलोमीटर लंबा है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1? तो 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 सदिया के से धुबरी तक 1891 किलोमीटर लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है। इसका उपयोग भारत और बांग्लादेश के साझेदारी करते हैं, यानी कि इसका उपयोग भारत और बांग्लादेश दोनों मिल करके करते हैं। अब हो गया तीसरा क्वेश्चन राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3 के बारे में। कोल्लम से कोट्टापुरम 205 किलोमीटर लंबा जल मार्ग चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिम तट नहर में विकसित है। अब क्वेश्चन नंबर 4 राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 गोदावरी कृष्णा नदियों के सहारे 1095 किलोमीटर में फैला जल मार्ग है। यह पुदुचेरी,
काकीनाडा नहर के सहारे यह जल मार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में फैला हुआ है। अब देखिए राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 5, तो यह उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनाल, मतई नदी, ब्रह्मणी नदी एवं महानंदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित की जा रही है अभी। अब है सड़क परिवहन के 4 गुण बताइए। सवाल 2018 में पूछा जा चुका है आपसे। तो देखिए सड़क परिवहन के 4 गुण निम्नलिखित हैं। पहला, सड़क मार्ग सबसे सामान्य, सुगम और सुलभ साधन है। बहुत आसान साधन है। सड़क द्वारा कोई वस्तु को उपभोक्ता से तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। सड़क मार्ग अन्य मार्गों के लिए सहायक मार्ग के रूप में कार्य करता है। देखिए जैसे आपको कहीं रेलवे स्टेशन जाना हो या फिर एयरपोर्ट जाना हो या फिर किसी बंदरगाह तक जाना हो तो सड़क मार्ग से ही आप अधिकांशतः पहुंचते हैं। सड़क से कम दूरी की यात्रा आसानी से किया जा सकता है। ये सब हो गया सड़क परिवहन के 4 विशेषताएं। अब आपका अगला सवाल है वायु परिवहन के प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। ये 2014 में भी सवाल पूछा गया और 2020 में भी। वायु परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। वायु परिवहन जो है सो परिवहन का सबसे तीव्र साधन है एवं आधुनिक एवं महंगा साधन है। वायु परिवहन से लंबी दूरी की यात्रा को कम समय में की जा सकती है। वायु परिवहन के लिए कोई मार्ग बनाने का ज़रूरत नहीं होता है। अब हवा में कौन सा मार्ग बनाइएगा। अब आपका अगला सवाल है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है। ये सवाल 2023 में पूछा गया है। केंद्र सरकार द्वारा भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली 6 लेन वाली 5846 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। उसे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा जाता है। अब अगला सवाल है सीमावर्ती सड़कों का क्या महत्व है। ये सवाल 2024 में पूछा गया है। सीमावर्ती क्षेत्र में बनने वाली सड़कों को सीमावर्ती सड़क कहा जाता है। और युद्ध के समय में सीमावर्ती सड़कों के माध्यम से सीमा तक सैनिकों के लिए आवश्यक सामग्री भेजा जाता है। ठीक। अब आपका अगला सवाल है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है। अब आपका अगला सवाल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है क्या है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं निम्न हैं। देखिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950 से 51 में 1214 करोड़ रुपए का था, जो कि 1990 से 91 में बढ़ करके 75,751 करोड़ रुपए का हो गया एवं 2007 से 8 में बढ़ करके 16,05,022 करोड़ रुपए का हो गया। भारत के कुल निर्यात का 51.54% निर्यात एशिया और ओशियान देशों को किया जाता है। इसके बाद यूरोप को 22.99% और अमेरिका को 17.04%। भारत का आयात भी एशिया और ओशियान से सर्वाधिक 65.52% रहा है। इसके बाद यूरोप में 19.97% और अमेरिका को 9.05% का स्थान रहा। अब देखिए भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं यानी कि भारत से दूसरे देशों में बेचे जाने वाली वस्तुएं इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न, आभूषण, रसायन एवं उससे संबंधित उत्पाद, वस्त्र, कृषि और उससे संबंधित उत्पाद, अयस्क, खनिज तथा अन्य सामानों को बेचा जाता है। अब भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं यानी भारत में दूसरे देशों से सामान खरीदे जाने वाली वस्तुओं के देखिए पेट्रोलियम हो गया एवं उससे संबंधित उत्पाद हो गया, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, उर्वरक, रसायन, अलौह धातु एवं अन्य सामान शामिल हैं। अब आपका अगला सवाल है भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के सड़कों का विस्तृत विवरण दीजिए। ये 2011 में भी सवाल पूछा गया और ये 2014 में भी। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के सड़कों का विवरण निम्नलिखित है। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का देखरेख केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवे। अब हम लोग देखेंगे राज्य मार्ग। तो राज्य मार्ग राज्यों की राजधानियों को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम करता है। अब इसकी देखरेख
राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य राजमार्गों की सड़कों का निर्माण और देखरेख का दायित्व कौन करता है? तो राज्य सरकार। अब जिला सड़कें, जिला सड़कों राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं सड़कों को मिलाने का काम करती है। इन सभी की सड़कों का रखरखाव का जिम्मेदारी किसकी है? तो राज्य सरकारों की है। अब हम लोग देखेंगे ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। इन सड़कों का विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा किया जाता है। अब सीमांत सड़कें, सीमावर्ती क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों को सीमांत सड़क कहा जाता है। युद्ध के समय सीमांत सड़क के माध्यम से सीमा पर सैनिकों के लिए आवश्यक सामान ले जाया जाता है। इसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। अब ये सड़कें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यह सवाल 2020 में भी पूछा, 2023 में भी। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार के साधनों का महत्वपूर्ण महत्व है। देखिए, परिवहन और संचार देश की आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन एवं संचार किसी क्षेत्र या राष्ट्र के विकास में आधार का काम करता है। परिवहन एवं संचार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी कहा जाता है। परिवहन एवं संचार के साधन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की धमनियाँ होती है। परिवहन के माध्यम से कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाया जा सकता है। संचार के माध्यम से संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। तो देखिए, भारत में पाइपलाइन मार्ग से तेल एवं प्राकृतिक गैस का परिवहन अथवा ढुलाई किया जाता है। पाइपलाइन बिछाने के लिए स्टील की पाइपों को बिटुमन के परत से ढक दिया जाता है। फिर उसके ऊपर ग्लास फाइबर की परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण इस पाइप में जंग नहीं लगता है और उसकी सुरक्षा होती है। 1985 तक पाइपलाइन का कुल विस्तार 6535 किलोमीटर था। 1985 तक पाइपलाइन का कुल विस्तार 6535 किलोमीटर था, जो कि 2004 में बढ़ करके 18,546 किलोमीटर हो गया है। भारत में पाइपलाइन को दो भागों में बांटा गया है, कच्चा तेल पाइपलाइन और तेल उत्पादन पाइपलाइन। यानी कि जो क्रूड ऑयल का पाइपलाइन होता है सिर्फ कच्चा तेल, और जो फिर उसको रिफाइन करके बेचा जाता है तो तेल उत्पादन पाइपलाइन हो गया, रिफाइनरी वाला पाइपलाइन। अब अगला क्वेश्चन, भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है? यह सवाल 2014 में भी पूछा, 2019 में भी। तो भारत के लिए जल मार्ग का विशेष महत्व देखिए क्या है। जल मार्ग सामान के परिवहन के लिए सबसे सस्ता साधन है और वाहन के लिए भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जल मार्ग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। देश का लगभग 90% व्यापार समुद्री मार्गों के द्वारा ही होता है। भारत के पास 7517 किलोमीटर लंबा समुद्री तट उपलब्ध है, जिसके सहारे बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह विकसित हैं। व्यापारिक जहाज रानी बेड़े की दृष्टि से भारत का 20वां स्थान है। अब देखिए, 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का स्थापना किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जल मार्ग के विकास, रखरखाव और नियम की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और आने वाला समय में और भी आपको वीडियो आएगा, इकोनॉमिक्स का आएगा, मैथ का आएगा, हिंदी का, संस्कृत का, सभी विषयों का आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।